नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज सुबीर जी। साहित्य से थोड़ा भी सरोकार रखने वाले व्यक्तियों के लिए पंकज जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग पठन पाठन की परिपाटी से दूर हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि पंकज जी ने अब तक कई उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ, इसके अलावा कई अन्य रचनाएँ भी लिखी हुई हैं, जिनके लिए कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पंकज सुबीर जी को कई सम्मान, कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। हाल ही में विश्व पुस्तक मेले के अंदर पंकज सुबीर जी के एक नए उपन्यास अकाल में उत्सव का लोकार्पण किया गया है, जो इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। इस उपन्यास को लेकर तो हम पंकज जी से बात करेंगे ही, इसके साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। साहित्यकार की कोई कहना चाहिए, साहित्यकार की समाज में एक अलग गरिमा, अलग प्रतिष्ठा है। साहित्यकार समाज को अनुशासित, संयमित करने के साथ ही उसका दिशा निर्देशन भी करता है। लेकिन ऐसे समय में हाल के दिनों में अवार्ड वापसी और असहिष्णुता जैसे मुद्दों के कारण साहित्य की समृद्ध परंपरा को काफी चोट पहुंची है। तो इन तमाम विषयों पर हम पंकज जी से आज चर्चा करेंगे। इनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत आपकी हाल ही में प्रकाशित जो पुस्तक है अकाल में उत्सव जी, जो आपने किसानों की आत्महत्याओं के ऊपर लिखा है जी। तो इस उपन्यास की क्या विषय वस्तु है, किस पाठक वर्ग तक आपने पहुंचने का प्रयास किया है, क्या इस उपन्यास की शैली है? देखिए, शैली तो मेरी मेरा जो पाठक वर्ग है वो शुरू से जानता है कि मेरी शैली में एक व्यंग होता है जी। मैं व्यंग को अपनी साहित्य में अंतर्धारा के रूप में रखता हूँ और जो बात मैं कहता हूँ वो व्यंग के रूप में कहने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। अब चूंकि अकाल में उत्सव एक उपन्यास है जो किसानों की आत्महत्या जैसे बहुत संवेदनशील विषय पर है, तो वहां आप व्यंग नहीं रख सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां एक बहुत ही गंभीर समस्या सामने है। तो मैंने इस उपन्यास में ये तलाशने की कोशिश की है कि आखिर वो परिस्थितियां होती क्या हैं जिनके कारण अंततः वो किसान आत्महत्या जैसा बहुत खराब कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। उनकी पड़ताल है कि उन परिस्थितियों की पड़ताल की जाए। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये किसानों की आत्महत्या पर केंद्रित है और किसानों की आत्महत्या एक ऐसा विषय है हमारे समाज के सामने जिसे काफ़ी संवेदनशील माना जाता है और ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा भी है, जिस पर राजनीति होती है, जिस पर काफ़ी विरोधाभास खड़े होते हैं, आंदोलन होते हैं। तो ऐसे समय में एक साहित्यकार की क्या जिम्मेदारी हो जाती है जब आप इतने संवेदनशील विषय पर लिखते हैं, और क्या सतर्कता एक साहित्यकार को बरतना पड़ती है? हाँ, देखिए, वही बात है ना कि जो कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, जो आपने भी प्रारंभ में कहा, तो साहित्यकार की सबसे बड़ी जवाबदारी तो यही बनती है कि वो किसी समस्या को लेकर राजनीति करने की बजाय उस समस्या के मूल में पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक समस्या कहीं से उत्पन्न होती है और आप उस मूल में पहुंचकर उसको जस का तस सामने रख दें। उससे ये होगा कि अगर वो आप कहीं ठीक ठाक तरह से पहुंच गए हैं तो समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा सकती है जी। बजाय इसके कि आप उसको राजनीति का माध्यम बनाएं और उसके माध्यम से कुछ दूसरी सारी चीजें करें। तो अकाल में उत्सव को लिखते समय भी मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि मैं कोशिश करूं पहुंचने की। मैंने बहुत 2 साल रिसर्च किया है। मैं राजस्व, जो शासन का राजस्व अमल होता है, उनके साथ बैठा, किसानों के साथ बैठा, चूंकि परिवार में भी किसानी की परंपरा रही है, तो सबसे चर्चा करके मैं वहां तक पहुंचने की मैंने कोशिश की है कि क्या कारण है, और एक साहित्यकार को यही करना चाहिए। इस विषय पर बिना रिसर्च के तो काम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। किसी भी विषय पर जब भी आप समाज से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा उठाएंगे तो आपको रिसर्च सबसे पहले करना होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर विचारधारा से प्रेरित हो ये ना? मैं सबसे ज्यादा बाइज्ड, मतलब हर किसी के अपने पूर्वाग्रह होते हैं। हाँ, पूर्वाग्रह होते हैं और मैं उसका विरोधी हूँ, बहुत धुर विरोधी हूँ उस बात का। मेरा ये मानना है कि साहित्यकार और पत्रकार जी, इनको कम से कम इनको किसी भी विचारधारा में नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह की विचारधारा में, क्योंकि अगर आप किसी भी विचारधारा के हामी होंगे तो आप समय आने पर उस विचारधारा के विरोध में नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए मैंने आज तक किसी भी विचारधारा में बहने की कोशिश नहीं की। मेरी अपनी एक स्वतंत्र विचार है और मैं चाहता हूं कि जो समाज की जो परेशानियां हैं
उन परेशानियों को वैसा का वैसा ही सामने लाऊं, बजाय किसी विचारधारा के माध्यम से लाने के, जस का तस सामने रखने की कोशिश करता हूं। उपन्यास के अंत में आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कोई संदेश समाज तक प्रेषित करने का उपक्रम इसमें किया गया मैंने किया है, मैंने ये किया है कि मैंने कुछ बिंदु तलाशे हैं, जिन बिंदुओं के माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि हम कैसे हमारे तंत्र में कहाँ जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, थोड़ी बहुत कमियां उस पक्ष से भी हैं, दोनों पक्षों की कमियां हैं, उन कमियों को अगर हम दूर कर देंगे तो किसानों की आत्महत्या को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं जी। ये कोशिश है। एक और जो चीज, जब मैंने आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में कहीं से पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि आपकी कहानियों पर कुछ फिल्में भी बनने जा रही हैं। हाँ जी, एक फिल्म का तो शायद निर्माण हो चुका है और एक दो फिल्मों पर पटकथा का काम अभी चल रहा है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है किसी भी साहित्यकार के साहित्य पर फिल्म का निर्माण हो। तो मेरा दूसरा प्रश्न, मतलब कहना चाहिए मैं दूसरे नजरिए से मैं यहाँ एक पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के समय में साहित्य अपनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता के लिए सिनेमा का मोहताज हो गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि देखिए अगर हम मुंशी प्रेमचंद के जमाने से लेकर आज तक देखें तो अच्छे साहित्य पर फिल्में लगातार बनी हैं। ये अलग बात है कि जो साहित्यकार है वो फिल्मी माहौल में बहुत दिन तक रुक नहीं पाता, वो भाग आता है बंबई से, चाहे प्रेमचंद हो चाहे गोपाल दास नीरज हो, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उस माहौल में टिक नहीं पाए, क्योंकि वो साहित्यकार के लिए वो माहौल है नहीं। जैसे जिस मेरी कहानी पर फिल्म बन रही है, वो बस अचानक ही किसी ने उस कहानी को पढ़ा, किसी डायरेक्टर ने, उसे पसंद आ गया। वो कहानी वो भी एक ज्वलंत विषय पर कहानी है। मैंने कन्या भ्रूण हत्या पर एक कहानी लिखी थी जी। और उस कहानी का सब्जेक्ट ये था कि मैंने एक ऐसे समय की कल्पना की थी जब भ्रूण हत्या के कारण स्त्रियां खत्म हो गई हैं, पृथ्वी पर केवल पुरुष बचे रह गए हैं। अच्छा। और वो पुरुष कैसे जिंदगी जी रहे हैं अपनी। तो वो आइडिया उस प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आया, वो मुझे जानता तक नहीं था, और उस पर कहानी बनी है और फिल्म बन के रिलीज हो रही है जी। विषय तो काफी रोचक है जी। कल्पना ही करो तो काफी भय भी उत्पन्न होता है और कई दूसरी परिस्थितियां भी ऑटोमेटिक कहना चाहिए, हम इमेजिन उनको कर सकते हैं जी। एक और बात है कि चूंकि आपको कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जी। तो एक दूसरी बात भी आती है कि क्या जब भी एक लेखक, एक साहित्यकार जब लिखता है तो उसके मन में क्या ये वांछा, ये इच्छा प्रबल होती है कि उसको उसकी इस कृति को कोई पुरस्कार प्राप्त हो, कोई सम्मान मिले? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जब आप लेखन कर रहे होते हैं तब आपके दिमाग में कहीं ये कैलकुलेशन होता है। इसको मैं कैलकुलेशन शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तब तो आप अपनी कृति के साथ बिल्कुल ही न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तो आपका उद्देश्य ही दूसरा हो गया है जी। जैसे अगर आप किसानों की आत्महत्या पर उपन्यास लिख रहे हैं और आपका उद्देश्य किसानों की आत्महत्या ना लेकर किसी अवार्ड का है, तो फिर तो आप अपने उद्देश्य से पहले ही मूल में ही भटक गए। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, पुरस्कार और सम्मान जब मिल जाते हैं तो लेखक को प्रोत्साहन मिलता है और आगे कुछ बहुत अच्छा करने का एक प्रोत्साहन भी मिलता है। लेकिन उस उद्देश्य के साथ अगर लिखा जा रहा है तो वो गलत है। मतलब लिखते समय ये उद्देश्य नहीं रहता नहीं। लेकिन जब ये मिलते हैं हाँ, तो एक हर साहित्यकार को बिल्कुल फील गुड फैक्टर तो जुड़ा हुआ है पुरस्कार से, बिल्कुल आता है। एक और चीज, जैसा कि आप के बारे में जब मैंने पढ़ा तो उसमें पता चला कि आपका पाकिस्तान की एक प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा आपकी कहानियों पर विशेषांक प्रकाशित किया गया जी जी। इसके अलावा लंदन, कनाडा में भी आपकी कहानी, आपकी लेखनी को सराहा गया है जी जी। कई विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसको कहना चाहिए सराहना मिली है। तो एक साहित्यकार की जो भी कृतियां होती हैं, जब वे देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचती हैं तो इससे उस साहित्यकार को व्यक्तिगत तौर पर कैसा महसूस होता है? और दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भारत की, हमारे देश की संस्कृति को, परंपराओं को, सभ्यताओं को वैश्विक मंच प्रदान करने में क्या कितनी सहायता मिलती है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बाहर का बहुत साहित्य पढ़ा जाता है, बहुत पढ़ा जाता है, रूस का पढ़ा जाता है, चीन का पढ़ा जाता है, सब जगह का पढ़ा जाता है। लेकिन अभी तक हमारा साहित्य बाहर पढ़ा जाए ऐसा हम माहौल नहीं तैयार कर पाए। हमारा जो साहित्य बाहर पढ़ा जा रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो मूल रूप से हमारा असली साहित्य नहीं है जी। वो बहुत सस्ता संस्करण सा कोई साहित्य पहुंच गया है।
लेकिन हम अगर प्रेमचंद को ही ठीक से पहुंचा पाए बाहर, अगर हम अज्ञेय को बाहर पहुंचा पाए, अगर हम रेणु जी को बाहर पहुंचा पाए, तो ये विश्व साहित्य है, ये विश्व साहित्य का दर्जा पा सकता है। लेकिन काम करना होगा इसके लिए। तो मेरे जैसे लोगों का इसके बहाने से अगर साहित्य किसी भी रूप में पहुंच रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक पूरी संस्कृति पहुंच रही है हमारी वहाँ, और हम लोग उस संस्कृति के ध्वजवाहक ही हैं कि हम अपनी संस्कृति लेकर जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि हमारे माध्यम से ही कहीं कुछ शुरू हो। और कहीं ना कहीं कि जब भी किसी भी देश का साहित्यकार जब लिखता है तो उसकी लेखनी में पृष्ठभूमि तो हम उस देश के दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल, उस देश की संस्कृति नजर आती है। बिल्कुल। तो जो कहानी प्रकाशित हुई थी पाकिस्तान की पत्रिका में, वो क्या कोई पर्टिकुलर किसी इशू पर या कुछ विशेष उसका विषय था? हाँ, नहीं, मेरी वो जो कहानियां थी वो मेरी कई सारी कहानियां जो सांप्रदायिकता शब्द जो है उसके मूल में जाने के लिए भी मैंने कई बार कोशिश की है। कि कई बार लोग सांप्रदायिकता को बहुत ऊपर से देखकर उस पर कमेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आत्महत्या किसानों की, मैं मूल में उतरने की कोशिश की। वैसे ही मैंने सांप्रदायिकता को लेकर भी पड़ताल की और कुछ बहुत तलाशने की कोशिश की, और कुछ ऐसी घटनाओं पर कहानियां लिखी जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द है, जहां पर एक दूसरे से प्रेम है, दो अलग अलग धर्म है लेकिन बहुत प्रेम है, उस प्रेम पर कहानियां लिखी मैंने। मतलब एक मोहल्ले में का जो स्वर वो सकारात्मक था। जैसे एक मोहल्ले में मेरी एक कहानी नफीसा है जिसका वहाँ अनुवाद हुआ, बहुत पसंद की गई, जिसमें एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में पूरे एक दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, केवल एक अकेली बूढ़ी औरत है जो कि दूसरे धर्म की है। अच्छा। और वो उस मोहल्ले को नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उसका ये, जबकि उसके धर्म के लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम अकेली रहती हो, तुम ये मोहल्ले को छोड़ो, पर वो कहती है मेरा मोहल्ला है, ये मेरे लोग हैं जिनके बीच में रह रही हूँ, और अंतिम समय तक वहीं रहती है। तो उसको वहाँ पाकिस्तान में अनुवाद किया गया और पसंद किया गया। जी। तो कल्पना की गहराइयों में जाकर ऐसी चीजें तो एक साहित्यकार ही निकाल सकता है। मेरा यही कहना है कि चूंकि जब एक साहित्य का समाज के प्रति भी बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है उसकी, और वो जिम्मेदारी को वो जैसे सांप्रदायिकता जैसे इशू पर अगर वो सकारात्मक लेखन करने लग जाए तो समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी को पूरा कर देगा। आपने सांप्रदायिकता की बात की, जब मैं आपसे बाहर चर्चा कर रहा था तब आपने कहा था कि आप अराजकता और तानाशाही के भी काफी खिलाफ हैं। हाँ, और आपने कहा जो एक उपन्यास है ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर, उसमें आपने अराजकता को विषय बनाया है। हाँ, असली में क्या होता है कि मेरा ऐसा मानना है कि लेखक के प्रतिरोध करने का अपना तरीका होना चाहिए। और अगर आप कहीं कुछ गलत घटते हुए देखते हैं तो लेखक वैसे प्रतिरोध नहीं कर सकता कि वो भी पत्थर उठाकर शुरू हो जाए। उसके पास कलम है, वो कलम से प्रतिरोध करेगा। तो वो भी मेरे शहर में कोई ऐसी घटना हुई थी जिस घटना ने मुझे बहुत दुख दिया, वो बहुत अराजक घटना थी। तो मैंने उसको लेकर 1 साल तक विचार करके फिर उस पर उस उपन्यास को लिखा था, ये वो शहर तो नहीं। शहर मतलब सुबह को कहते हैं, फैज की नज्म है। तो उसका मूल स्वर ये था कि हमने जिस सुबह की कल्पना की थी ये वो शहर नहीं है। अच्छा। आपने कहा कि लेखक का विरोध करने का अपना एक अलग अंदाज होता है। तो हाल के दिनों में जो अवार्ड वापसी की गई साहित्यकारों द्वारा, लेखकों द्वारा, और कहा गया कि असहिष्णुता फैल रही है देश में, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि असहिष्णुता का वाकई माहौल है और हमारी कहना चाहिए कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट पहुंच रही है? नहीं, मैं तो चूंकि दुनिया के कई देशों में घूम चुका हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि भारत अभी भी सारे धर्मों के लिए सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए, हिंदुस्तान। और ये बाहर के लोगों ने कहा है। इवन मैं पाकिस्तान के कुछ मेरे साहित्यकार मित्रों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनका भी ये कहना है कि भारत बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। तो जब दुनिया के सारे देश इस बात को मान रहे हैं तो फिर हम अचानक ऐसा कहकर ही शायद और दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो मैंने वही कहा कि आपके प्रतिरोध करने का फिर दूसरा तरीका है, आपके पास कलम है, आप अपनी रचनाओं के माध्यम से लिखिए। ये जो अवार्ड वापसी या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये आपके प्रतिरोध का सही तरीका नहीं है। अगर आपको लगता है कि है तो फिर आप लिख कर करिए। तो ये अवार्ड वापसी का जो पूरा एक इसे कहेंगे प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था। हाँ, मैं ऐसा सीधा तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि कहीं भी देश में, समाज में, शहर में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो आप लिखिए, आप लेखक हैं। और आप जो आज
एक किसी चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन कर देंगे, वो शाम तक भुला दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज लिख दी तो वो तो सदियों तक के लिए हो जाएगी कि आपने उस समय किसी चीज के विरोध में कुछ लिखा था या कुछ कहा था। तो आप ये शॉर्टकट क्यों अपना रहे हैं? कहीं ये पुरस्कारों को वापस लौटाना भी एक तरह से कहना चाहिए, पुरस्कार इंसान को प्रतिष्ठा के लिए मिलते हैं, लोकप्रियता के लिए मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब आपकी लोकप्रियता का जरिया पुरस्कारों को लौटाना हो गया। हाँ, देखिए, मैंने उस समय भी मेरे भी कई मित्रों ने लौटाया है, तो मैंने भी उस समय ये भी कहा था कि देखिए, आप पुरस्कार की राशि लौटा सकते हैं, आप पुरस्कार लौटा सकते हैं, लेकिन पुरस्कार के द्वारा जो आपको लोकप्रियता, जो प्रसिद्धि और जो सब कुछ मिला है वो वापस करना संभव नहीं होता है। सही बात है। क्योंकि वो तो मिल चुका है आपको, उसके जरिए आपने एक सफर तय कर लिया है। तो मुझे लगता है कि कुछ ठोस काम होना चाहिए बजाय इसके। एक और चीज है, चूंकि आप एक साहित्यकार हैं, साहित्यकार के दिल में एक इच्छा होती है कि उसका साहित्य सुधी पाठकों तक पहुंचे। जी जी। लेकिन वर्तमान में साहित्य तो काफी लिखा जा रहा है, लेकिन उसके अनुसार पाठक नहीं रह गए हैं। वैसे पाठक मिलना बहुत दूभर हो गया है, खासतौर पर युवाओं का रुझान अब साहित्य के तौर पर नहीं रहा। तो एक साहित्यकार के तौर पर आपके जहन में क्या चिंताएं ये होती है पूरा परिदृश्य देखकर? हाँ, देखिए, ये बात आप का जो ये जो पाठकों की समस्या वाली बात है, इस पर मैंने कई सालों से विचार कर रहा हूँ, और मैंने ये देखा है कि ये एक दोनों पक्षों के द्वारा की गई गलती है जी। इसमें हुआ ये है कि पब्लिशर्स, जो हिंदी के पब्लिशर्स हैं, प्रकाशक हैं, उन्होंने किताबों की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि आम पाठक जो 100-125 रुपए तक तो किताब खरीद सकता है, लेकिन 600 की, 700 की, 800 की किताब वो खरीदने की उसकी क्षमता से बाहर हो जाती है बात। तो पहला कारण तो यही जनरेट हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि लेखक जो है वो लोक से दूर हो गया जी। वो जो हमारी संस्कृति, जो लोक संस्कृति थी, हमारे गांव थे, हमारे मोहल्ले थे, हमारे कस्बे थे, उनसे दूर हो गया, और वो एक ऐसे समाज की कहानियां लिखने लगा जो समाज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसकी कहानियां कौन पढ़ेगा? हम सब अपनी ही तो कहानियां पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। मुझे अगर मेरे मोहल्ले की, मेरे शहर की, मेरी संस्कृति की, मेरे गांव की कोई कहानी होगी तो मैं पढ़ना पसंद करूंगा। तो ये लेखक भी कहीं ना कहीं थोड़ा दोषी है, थोड़ा प्रकाशक दोषी है, और पाठक तो कहीं नहीं गया है, पाठक अभी भी पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि पाठक ने पढ़ना बंद कर दिया है, पर वो कुछ और पढ़ने लगा है। जो पढ़ रहा है उसे साहित्य नहीं कह सकते, उसे साहित्य नहीं कह सकते, और वो लौट आएगा। अभी भी अच्छी किताबें अगर छपती हैं, उनका पाठक वर्ग है और बिकती हैं किताबें। जी, कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी लोगों के दिमाग में ये ऐसी बन रही है कि हिंदी साहित्य तो अब खत्म हो गया है। जो लिखा जाना था हिंदी साहित्य में वो प्रेमचंद, शरतचंद जी के दौर में लिखा गया है, तो तब लिखा गया है। या भारतीय साहित्य की बात करें, ना सिर्फ मैं हिंदी साहित्य के बारे में बोलूं, आजकल के युवा जो हैं वो बहुत हद तक उनको लगता है कि आज के समय में जो समृद्ध साहित्य है, या जो कहना चाहिए जिससे हमारी रेपुटेशन बढ़ती है, ऐसा साहित्य तो विदेशों से ही आता है, चाहे वो पाउलो कोएल्हो का हो या फिर किसी भी दूसरे का हो, चाहे टॉल्स्टॉय का हो या जिसका भी है। तो उन लोगों का रुझान वहां जा रहा है, और आपकी गरिमा भी तब बढ़ती है जब आपके हाथ में कोई विदेशी पुस्तक हो, बजाय कोई हिंदी पुस्तक होने के। नहीं, लेकिन अब मैं बताऊं आपको कि इसका भी अब दूसरा उत्तर आना शुरू हुआ है जी। और अब हमारे हिंदी के भी, जैसे भोपाल के डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं जी हाँ। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक को हाथ में रखना अब एक स्टेटस सिंबल हो गया है, जबकि वो तो हिंदी के लेखक हैं। बिल्कुल। और इस तरह की एक पीढ़ी आई है, और कई सारी किताबें अभी इन दिनों ऐसी आई हैं जो किताबें युवा वर्ग पढ़ रहा है, न केवल बल्कि उसको हाथ में रखने में भी उसको लग रहा है कि हाँ, ये मेरे हाथ में ये किताब है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत स्थिति खराब है, या हिंदी साहित्य केवल प्रेमचंद और रेणु ने लिख दिया, अब नहीं लिखा जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हर 20-25 साल बाद समय में एक परिवर्तन आता है और नए तरीके से समाज ढलता है। तो आज जो लिखा जा रहा है वो आज की कहानियां हैं। प्रेमचंद और रेणु ने जो लिखी वो उस दौर की कहानियां थी। तो एक फर्क तो है, और हिंदी साहित्य आज भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। बस ये है कि इन दिनों बहुत ज्यादा नहीं लिखा जा रहा है अच्छा। बिल्कुल। इन दिनों बहुत ज्यादा जो लिखा जा रहा है वो अच्छा नहीं है, और जो कम लिखा जा रहा है वो अच्छा है। तो कुछ लेखक हैं जो अच्छा लिख रहे हैं। एक और बात लोग कहते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत टीस पहुंचाती है, और लोगों का क्या मानना है मैं नहीं जानता। लोगों का कहना है कि हिंदी को एक चेतन भगत की जरूरत है।
नहीं तो नहीं, ये चीज कहाँ तक नहीं सही है? मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि हिंदी में चेतन भगत अगर जिस दिन हो गए उस दिन सत्यानाश ज्यादा होगा। क्योंकि वो साहित्य नहीं है। जी। चेतन भगत जो लिख रहा है वो साहित्य नहीं है, जी। मैं उसको साहित्य नहीं मानता। वो तो एक जिसे कहते हैं कि आपने जो पहले जो पॉकेट बुक्स वगैरह आया करती थी उस तरह का कोई साहित्य है वो। गंभीर साहित्य और लोकप्रिय साहित्य ये दो अलग अलग चीजें हैं। फर्क है। तो अगर आप गंभीर साहित्य की बात करते हैं और लंबे समय तक गंभीर साहित्य बचता है, जैसे कि प्रेमचंद आज भी बचे हुए हैं, रेणु आज भी बचे हुए हैं। उसी दौर में हमने गुलशन नंदा और रानू को भी पढ़ा है, लेकिन गुलशन नंदा और रानू आज कहीं नहीं है। जी। लेकिन मुंशी प्रेमचंद हैं और ये भी हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ज्ञान चतुर्वेदी बचे रहेंगे, चेतन भगत नहीं बचेंगे। जी हाँ। ये एक सोचने वाली बात है और हाँ। कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको एक सबसे सटीक जवाब है। बिल्कुल। एक और चीज कि हिंदी साहित्य को वैश्विक मंच पर फैलने के लिए क्या वो अपनी भाषा में ही वो ख्याति अर्जित कर सकता है बजाय ट्रांसलेशन के? अपनी भाषा में करेगा। अभी देखिए, क्योंकि ट्रांसलेशन यदि हमने किया तो मूल भाव चला जाता उसका है। तो सब खत्म हो जाता है। और अभी अभी हिंदी को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1-2 सालों में हिंदी को लेकर विदेशों में बहुत अच्छा माहौल पैदा हो रहा है। क्योंकि मैंने अभी जब अमेरिका गया था तो मैंने वहां देखा जाकर कि वहां सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी को लेकर अलग विभाग बना दिए गए हैं। जी। वो लोग हिंदी सिखा रहे हैं, हिंदी को लेकर सारे कोर्सेज करा रहे हैं। तो हमारी भाषा वहां ठीक से अभी तक पहुंच नहीं पा रही थी, अब पहुंच रही है। तो जब भाषा पहुंच जाएगी तो भाषा के साथ साहित्य तो खुद पहुंचेगा। और जब वो रेणु को पढ़ेंगे, जब वो प्रेमचंद को पढ़ेंगे, या जब वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जैसे किसी नए लेखक को पढ़ेंगे, या चित्रा मुदगल को पढ़ेंगे, या इस पीढ़ी के नए लेखकों को पढ़ेंगे, तो फिर निश्चित रूप से साहित्य को पसंद करेंगे वो। अभी जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जैसा कि आपने कहा, उससे मुझे याद आया कि विश्व हिंदी सम्मेलन में कई फॉरेन डेलीगेट्स आए थे जिनसे यदि हम अंग्रेजी में बात करते थे तो टोक देते थे। हाँ, हाँ। तो कहते थे ये नहीं, हिंदी में बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, इससे वैश्विक मंच पर हिंदी को कहना चाहिए स्थापित करने में कितनी मदद मिलती हाँ, है? इससे मदद मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके आयोजन भारत में करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो विदेशों में होते आए थे वैसा ही ज्यादा ठीक होता है। क्योंकि जब आप वहां कोई हिंदी का आयोजन करते हैं, जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुआ था, तो न्यूयॉर्क में जब आप करते हैं तो वहां पता चलता है कि एक भाषा है जी। इस देश की अपनी। नहीं तो वहां पर एक पहले तो ये दृष्टि थी उन लोगों की कि वहां अंग्रेजी ही मूल भाषा है, हिंदी तो वहां की एक सेकेंडरी कोई द्वितीय भाषा है, कोई जो बोलते हैं कुछ लोग। तो ये जो फर्क है, विश्व हिंदी सम्मेलन जैसी इस तरह के आयोजनों से ये एक गलतफहमी दूर की जा सकती है कि हिंदी कोई एक स्थापित भाषा नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। एक और जो मैंने देखा है, आप ब्लॉग्स के माध्यम से और भी साइबर वर्ल्ड पर आप काफी एक्टिव रहते हैं, तो आने वाले समय में यदि साहित्य को स्थापित करना है, उसे वैश्विक स्तर पर जीवित रखना है, हिंदी को सम्मान दिलाना है, तो कहीं ना कहीं उसमें न्यू मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और आप भी इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि आने वाले समय में किताबों की हार्ड कॉपी देखना मिलना बंद हो जाएंगी? हाँ, अब देखिए, जो जिन लोगों को हार्ड कॉपी अच्छी लगती है उनके लिए तो होगी। जैसे विदेशों में एक पैटर्न आया है कि अगर आपको किसी किताब की एक कॉपी भी चाहिए तो एक कॉपी ही आपके लिए प्रिंट होती है, वहां ये पैटर्न आ गया है जी। अदरवाइज सारा का सारा जो है वो सॉफ्ट में होता है, इंटरनेट पर होता है। आप पेमेंट दीजिए, डाउनलोड कीजिए, और वो चूंकि बहुत सिक्योर्ड कॉपी होती है, वो आप किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। वो केवल आपके ही लैपटॉप पर या आपके ही मोबाइल पर खुलेगी, दूसरी जगह वो खुलेगी भी नहीं। लेकिन अगर कोई आता है जिसको प्रिंट ही चाहिए, तो उसके लिए एक कॉपी प्रिंट हो जाती है, वहां ऐसी व्यवस्था हो गई है। ये अच्छा भी है, पेजों की बर्बादी, अनावश्यक बर्बादी। तो हमारे हिंदुस्तान में अभी जो मुझे सूचना विश्व पुस्तक मेले में मिली कि हमारे यहाँ भी ये तकनीक आ गई है कि अगर किसी को एक कॉपी चाहिए होगी तो एक प्रिंट होगी। अब बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय हो रहा है, आपकी आने वाली योजनाओं के बारे में जानना चाहूंगा। आने वाले समय में क्या पाठकों के सामने होगा, किन चीजों पर इस समय आप काम कर रहे हैं, और किन दूसरे जरियों के जरिए आप लोगों से जुड़ेंगे? हाँ, एक तो फिल्म लेखन में, चूंकि अभी एक फिल्म मेरी आने वाली है और 2 फिल्मों का लेखन अभी कर रहा हूँ, तो संभवतः वहाँ व्यस्तताएं कुछ रहेंगी। लेकिन जो मैंने पहला उपन्यास लिखा था, ये वो शहर तो नहीं, फिर दूसरा अकाल में उत्सव है, दोनों के बीच में 7 साल का अंतर आया है। और ये 3 उपन्यासों की एक श्रृंखला है, इनका आधार एक ही है। तो इसके बाद मुझे तीसरा उपन्यास लिखना है जी। वो ये से हम कहते हैं सीक्वेंस है ये? हाँ, ये सीक्वेंस है। ये एक्चुअल में व्यवस्था पर आधारित उपन्यास है जी।
तीनों, उसमें सामाजिक व्यवस्था थी, इसमें किसान हैं, और तीसरी में दूसरी व्यवस्था पर जाकर मतलब एक मतलब सीक्वल हम नहीं मान सकते, सीक्वल नहीं सबकी है, अपनी पृष्ठभूमि है, सब अलग अलग हैं, लेकिन वो मूड शायद एक होगा तीनों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो योजनाएं हैं हम निश्चित तौर पर ये उम्मीद करेंगे और ये हमारी भावना रहेगी कि आप अपनी योजनाओं के अनुरूप काम करें, इसी तरह से हिंदी साहित्य की सेवा करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अंधेरा है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो इस तरह के साहित्यकारों और आप जैसे साहित्यकारों के योगदान के जरिए, उन लोगों के निरंतर किए जाने वाले कार्यों के जरिए ही भारतीय साहित्य को, हिंदी साहित्य को एक नया आयाम मिलता है, नया मंच मिलता है, उसकी सेवा होती है। इससे ना सिर्फ हमारी संस्कृति दूर देशों में पहुंचती है, बल्कि हिंदी को भी वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में मदद प्राप्त होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आए। कई सारे विषयों पर हमने चर्चा की, लेकिन समय का अभाव है तो बहुत सारे विषय निश्चित तौर पर छूटना लाजमी है। फिलहाल हम यहीं रुकते हैं, अगले हफ्ते फिर किसी नई हस्ती के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।